ओके स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज क्लास नंबर 3 है। आज क्लास नंबर 3 है पॉलिटी की। ठीक है बेटा। और इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 45 से जो आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमारी क्लास नंबर 2 आ चुकी है जिसमें हमने 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन करे हैं। ओके। और ये आपकी थर्ड क्लास है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं तो वे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है। और प्ले लिस्ट बना रखी है पॉलिटी 2024 के नाम से। ठीक है। जनवरी 2024 के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। उसमें अब तक आपको 2 क्लास मिलेंगी बेटा। ठीक है। तो जो छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इससे पहले की क्लासेस देखेगा ज़रूर। आपके पेपर में पॉलिटी का जो भी क्वेश्चन होगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। टोटल आपके PYQ आप देख सकते हैं, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करता जी क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा केंद्र द्वारा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखो SSC CPO 4 अक्टूबर 2023 को आया हुआ है, याद रखना। ठीक है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? SSC CPO 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो ये आपके 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट इनका जवाब। कौन सा आंसर है आपके हिसाब से? वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन है बी, एकात्मक प्रणाली। यानी केंद्र के द्वारा जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति की जाती है बेटा। ठीक है। तो केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये एकात्मक प्रणाली का उदाहरण है, याद रखना। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है उसका प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो कनाडा है, कनाडा की राजधानी क्या है बेटा? ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, याद रखना। कनाडा क्या है? ओटावा है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी प्रिटोरिया है, क्या है? प्रिटोरिया। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ओके। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस आर्टिकल के द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो आपका आंसर होगा 155। क्या होगा बेटा? 155। तो अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजनी नायडू, यानी जो यूपी की गवर्नर थी सरोजनी नायडू, वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, गवर्नर कौन थी, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सरोजनी नायडू थी। ठीक है। दूसरा, सरोजनी नायडू को जो है सवर कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? जो सरोजनी नायडू थी ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्या थी? कांग्रेस की चेयरमैन अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी, याद रखना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट। जो सरोजनी नायडू थी ये यूपी की तो क्या थी? गवर्नर थी, राज्यपाल थी, पहली महिला। लेकिन अगर यही क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले कि राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी, राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। क्या होगा? सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखना। राजस्थान के मामले में, किसके मामले में? राजस्थान के मामले में। और अगर आपसे पूछे कि पूरे देश की पहली महिला या यूपी की पहली महिला सीएम कौन थी, यूपी की पहली महिला सीएम कौन थी बेटा, तो आपका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखना। जो सुचेता कृपलानी थी ये पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है।
और यूपी की सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है बेटा? सुश्री बहन जी मायावती। कौन है? मायावती जी, मायावती जी, ठीक है, याद रखना। अभी 15 जनवरी को, मतलब कल, आज 16 जनवरी है, तो 15 जनवरी को जो है इनका जन्म दिवस था, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 46वां। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संज्ञा विशेषता नहीं है? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है संघीय विशेषता क्या नहीं है। क्या पूछा है आपसे? संघीय विशेषता क्या नहीं है। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में एक संघीय विशेषता नहीं है, बाकी 3 है। क्वेश्चन 27 मई 2022 को आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं क्या है बेटा? अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। चलिए तो अखिल भारतीय सेवाएं एकल नागरिकता, एक तो अखिल भारतीय सेवाएं एकल नागरिकता, आपातकाल, एक चुनाव आयोग, ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। अच्छा क्वेश्चन होगा। तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं ये किस आर्टिकल में है? अखिल भारतीय सेवाएं जो है आर्टिकल 312 में है, याद रखना। और आर्टिकल 315 में क्या है बेटा? आर्टिकल 315 में यूपीएससी और ऑल स्टेट पीएससी है, याद रखना। 315 से 319 तक ये हो गया। चलो, नागरिकता, केवल नागरिकता, देखो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से ले रखा बेटा? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। जबकि जो नागरिकता है, नागरिकता केवल आर्टिकल 5 से लेकर 11 में है, ठीक है। आपातकाल आपको पता ही है, आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ले रखी है? जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, जर्मनी के संविधान से ले रखी है, ठीक है, जर्मनी के संविधान से ले रखी है। और आर्टिकल है आपका 352 से लेकर के 360, ठीक है। 352 में राष्ट्रपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तापातकाल है, ठीक है बेटा, याद रखना। ओके, एक चुनाव आयोग, तो आपको पता ही है जो चुनाव आयोग है ये किस आर्टिकल में आता है बेटा? 324 में। चुनाव आयोग आपका 324 में आता है, याद रखना। किस में आता है? 324 में आता है, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है। ओके, चलिए तो अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं में एक आपका आईएफएस आता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। दूसरा आईएएस आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तीसरा आईपीएस आता है, इंडियन पुलिस सर्विस। चौथा फिर आईएफएस आता है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। और बहुत सारी अखिल भारतीय सेवाएं होती है बेटा आपकी, ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 3 आपकी अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत आती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखो। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता, ये आपको बतानी बेटा, ठीक है। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। चलिए ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है? चलिए भाई देखिए, तो सबसे लंबा लिखित संविधान क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान, ये हमारे देश के संविधान की एक क्या है? विशेषता है। यानी भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। और हमारे देश के संविधान को लिखने के लिए कम से कम 60 जो देश होते हैं उनके देशों के संविधान को पढ़ा गया अच्छी तरीके से। उनमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको भारतीय संविधान में लिया गया है। इसीलिए भारत का जो संविधान है इसे मांगा हुआ संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मांगा हुआ या उधार का संविधान भी कहते हैं, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
ठीक है, याद रखना 2 साल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है बेटा, चलिए आगे। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसको लिखने में। ठीक है भाई। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, ये भी ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, तो संसद का गठन आर्टिकल 79 में है। ठीक है, नागरिकता आपकी जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 में है। कानून का शासन है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। तो न्यायिक सर्वोच्चता की जो अवधारणा कहाँ से ले रखी बेटा हमने, ये हमने ले रखी अमेरिका से। कहाँ से ले रखी? अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 में है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 ये रहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वीकार किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारी संवैधानिक सभा है उसने तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया था, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है बेटा? 3:2 है। यानी जो राष्ट्रीय झंडा होता है वो 3 मीटर लंबा होगा और 2 मीटर चौड़ा होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है बेटा? केसरिया। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे किस दिन अपनाया गया था? ये CGL 11 अप्रैल 2022 को क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था ये आपको बताना है बेटा, राष्ट्रीय चिन्ह को। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या है? 26 जनवरी 1950। क्या है बेटा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन हमने अपनाया था ये बताना आपको। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? 26 जनवरी 1950 को। आपको पता है कि भारत जो है गणतंत्र रिपब्लिक जो है 26 जनवरी 1950 को हो गया था। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको हमने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है इसे हमने सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से लिया है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं। 4 सिंह मतलब 4 सील है। ठीक है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए है। सिंह यानी शेर साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। शेर जो होता है वो साहस और निर्भीकता का प्रतीक होता है। इसके फलक के नीचे मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। ठीक है, चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद 50वां क्वेश्चन है। संविधान सभा के संदर्भ में, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के मामले में बताना आपको। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये CGL 11 अप्रैल 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है जनवरी 1950।
में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था? तो जो हमारी संविधान सभा थी उसने हमारे राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। ठीक है, याद रखना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है, अंगीकार मतलब स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था बेटा? कांग्रेस के अधिवेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है और उन्हें उनकी किताब गीतांजलि के लिए क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा अधिकृत रूप से यानी आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 के सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो जो नेशनल एंथम था इसे कब गाया गया था? 1911 में 27 दिसंबर। 27 दिसंबर 1911 को इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता में 26वें अधिवेशन में गाया गया था। देखो, जो हमारा राष्ट्रगान है वो जनगण मन है। इसको आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को किया गया। सबसे पहले जो नेशनल एंथम था ये कब गाया गया था बेटा? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में एक कांग्रेस का 26वां अधिवेशन होता कोलकाता में, वहाँ पर गाया गया था। ठीक है, और इसको गाने का टाइम पीरियड कितना बेटा? तो इसको गाने का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 52 सेकेंड। ठीक है, याद रखना। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा आपका। अब जैसे ये 1911 है तो 1911 को जो है दिल्ली दरबार लगा था जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना आप। और जब नेशनल एंथम गाते हैं बेटा ये 1/4 पार्ट है, 1/4 भाग है पूरे नेशनल एंथम का, याद रखना। तो जब 13 लाइन यानी हम 13 लाइन गाते हैं तो पूरा नेशनल एंथम कितनी लाइन का बेटा? 52 लाइन का। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? यानी स्वतंत्रता के बाद में भारत में कितनी रियासतें बची थी? ठीक है, कितनी रियासतें थी यानी पूरा भारत जो है आज़ादी के बाद में टोटल कितनी रियासतों में बटा हुआ था? तो एसएससी स्टेनो 11 नवंबर 2021 को ये भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो रियासतों का नाम क्या बेटा? 562। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 562 में से जो है 559 रियासतों का एकीकरण कर दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, 3 बच गई थी आपकी, 3। अब ये 3 कौन कौन सी थी? एक थी आपकी जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी थी बेटा आपकी जूनागढ़, जूनागढ़। तीसरी थी बेटा आपकी हैदराबाद। देखो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझो आप, हैदराबाद। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर थी इसको तो 27 अक्टूबर 1947 27 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र संधि के द्वारा भारत में मिलाया गया था। विलय पत्र संधि मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, जो कब किया गया था? 27 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ को बेटा जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। किसके द्वारा मिलाया गया था बेटा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक अखंड भारत बना था। तो अखंड भारत, ये जो भारत का नक्शा आप देखते हैं बेटा, तो भारत कोई देश नहीं है, भारत केवल राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसमें किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। यानी भारत जो है एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इट मीन्स कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य को जो है अलग होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? अलग होने की अनुमति नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट जो है केवल पढ़ाई पे ध्यान देंगे, कोई आपसे बात ना करे बिल्कुल भी, इससे दूसरे बच्चों को जो है डिस्टर्बेंस होता है। ओके, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जिसकी इच्छा है कमेंट करे, जिसकी नहीं है वो शांति से क्लास देखे बस। ओके, चलिए।
तो देखो बेटा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आप ये मत सोचियो कि भाई इसमें तो उत्तर भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पहले पता है, ओके। और आपको मैं जो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी, क्योंकि 1928 में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो बारदोली की जो महिलाएं थी उनकी तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने नमक पर, यानी घरेलू जो चीज़ें थी, हाउस होल्ड जो चीज़ें थी, उन पर टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा जो किताब में दे रखा है आपके एग्जाम के हिसाब से वही बता रहा हूँ मैं। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। 52वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? कौन से आदर्श है जिनका उल्लेख होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 बताइए, किन महान आदर्शों का उल्लेख होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या बेटा? ऑप्शन नंबर डी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है, याद रखना, ठीक है। 3 प्रकार का न्याय है, देखो 3 प्रकार का तो है न्याय, न्याय, ठीक है। और 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता। 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है बेटा, याद रखना, ठीक है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलो देखो, संविधान की प्रस्तावना में जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें तो प्रस्तावना कहाँ से ली थी हमने? मैंने बताया था आपको, जो प्रस्तावना है इसकी जो थ्योरी है ये कहाँ से जा कनेक्ट होती है बेटा? तो ये आपकी कनेक्ट होती है 13 दिसंबर 1940 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देशिका को क्या करा था? उद्देशिका जो पत्र है इसको प्रस्तुत किया था, और आगे चल के यही आपकी क्या बनती है? प्रस्तावना बन जाती है, ठीक है। चलिए, अब जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। लेकिन जो प्रस्तावना है इसकी जो लैंग्वेज है ये कहाँ से ली गई है? लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ले रखी? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या बेटा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कंगारू का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। चलिए, तो 3 प्रकार के न्यायिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय है आपका, एक सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है और एक राजनीतिक न्याय है। ये क्या है आपका बेटा? ये आपका 3 प्रकार का न्याय, न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता आपकी? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, और बस। और 2 प्रकार की समानता है, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 53वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। वो कौन सा न्याय है जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? आपको पता है आर्थिक न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भी है, तो वितरित जो न्याय है इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। क्लास बहुत अच्छी है, सभी स्टूडेंट जो है बिना बताए 8:30 बजे चैनल पे आ जाया करें। डेली आपकी जो है, डेली आपकी जो है क्लास आती है, और सारे क्वेश्चन नए हैं, लेटेस्ट है 2023 तक अपडेट, ठीक है। इससे ज़्यादा अपडेट आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर आपने क्लास में देख लिया डेली ईमानदारी से, तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पॉलिटी भी यहाँ पर आपको कराई जाएगी, प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर बाई चांस आपसे मिस हो जाती है क्लास, तो आप जो है उसको आगे पीछे अगले दिन जो है जब भी मौका मिले तब देख लिया करो, ठीक है। पर क्लास को मिस मत करना, ठीक है। चलिए
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के तो न्याय देती है, ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन के लिए महिलाओं ने जो आंदोलन कर दिया था। और उसी कारण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य, रिपब्लिक शब्द से नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? अच्छा, गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। तो एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2020 को एक क्वेश्चन पूछा गया आपका बेटा, ठीक है। तो वह आपका संज्ञेय है। देखो, जो संज्ञेय शब्द है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, याद रखना, पहली बात तो यही है। जो संज्ञेय शब्द है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, जबकि समाजवादी का भी है, संप्रभुता का भी है और लोकतांत्रिक का भी है। संज्ञेय शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया, तो बेटा वो है आपका संज्ञेय शब्द, ठीक है। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टेट, राज्यों का एक ग्रुप, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए है। ये सभी शब्द गणराज्य से पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। देखो, मैंने जो बताया है और इसमें जो दे रखा है उसमें फर्क होगा। ये शब्द मतलब जो है प्रस्तावना में है तो, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। कि संज्ञा जो शब्द है इसकी व्याख्या नहीं की गई संविधान में, याद रखना, ठीक है। चलिए 55वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो ये एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त 2023 को आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता नहीं था, क्योंकि इसको 1942 में गड़बड़ होगी, ठीक है। जो धर्मनिरपेक्षता है इसको 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना। तो धर्मनिरपेक्षता के अलावा बाकी सब थे, धर्मनिरपेक्षता नहीं था, इसलिए ये आपका आंसर है। संप्रभुता, सार्वभौम, गणराज्य, लोकतांत्रिक ये थे, ठीक है। चलिए देखो, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता मतलब जिस किसी राज्य का या देश का, यहाँ पर राज्य का जो अर्थ होता है, याद रखना, अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो राज्य शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है देश से। जब भी बात राज्य की हो तो इसका मतलब समझ लेना देश की बात हो रही, ठीक है। चलिए, तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष यानी एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जिसमें सभी धर्मों को बराबर बराबर अधिकार दिए गए हैं, सभी धर्मों को माना जाता हो, ठीक है। या ऐसा देश जिसका कोई भी राष्ट्रीय धर्म ना हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय धर्म है वो बेटा वो इस्लाम का, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनको प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ठीक है, इनको जोड़ा गया था। ये 3 नए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या अखंडता, देखो मैंने बता दिया आपको, ये थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो 42वां संशोधन हुआ था, जो 42वां संशोधन हुआ था बेटा, इस 42वें संशोधन को किसकी सिफारिश पे किया गया था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। ये जो संशोधन था इसे भारत का लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना।
और उस समय जो पीएम थी भारत की, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखना, इंदिरा गांधी। ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पर आपको, इसी के द्वारा भाग 4 क्या जोड़ा गया था, यानी आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के द्वारा संविधान में भाग 14 क्या जोड़ा गया था, जिसका अर्थ होता है अधिकरण। क्या है? अधिकरण, अधिकरण, ठीक है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संशोधन, और बहुत सारी चीजें इसमें हुई थी। ठीक है, आपके लेवल के लिए, पेपर के लिए ये सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 56वां, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को खालिस्तान में सन्निहित किया गया है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ रहा 15 दिसंबर 2020 को। ठीक है, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन लगा। 56वां बताइए, एक बार समझो दोबारा। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को किसमें सन्निहित किया गया है? मतलब अगर आपको जो है किसी चीज जो हमारे संवैधानिक मूल्य होते हैं, ठीक है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए और पूरे संविधान की अगर हमें व्याख्या पढ़नी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, किसकी समझ होनी चाहिए? तो वह बेटा आपकी प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है, यानी आप ये समझ लेना कि पूरे संविधान का निचोड़ है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, आत्मा, पूरा संविधान आपका प्रस्तावना में बसता है, बिल्कुल सीधी भाषा में बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान का पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली संरचना प्रस्तावना में सन्निहित किया गया। ठीक है, चलिए 57वां क्वेश्चन देखो एक बार। ओके, तो वही हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है बेटा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कौन सा शब्द शामिल नहीं है? ठीक है, तो CGL 9 दिसंबर 2023 को ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं एक बार इसके। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन क्या, देखो डायरेक्ट उत्तर देखो, संघवाद। ठीक है, चलिए प्रस्तावना में शामिल शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म उपासना आदि की स्वतंत्रता आदि शामिल है। ठीक है, लेकिन संघवाद नहीं है। क्या नहीं है? संघवाद नहीं है, संघवाद नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को कौन सुनिश्चित करता है? तो बंधुत्व। जो बंधुत्व है, ये शब्द किसी भी आदमी की जो गरिमा होती है, उसकी जो इज्जत होती है, उसे क्या करता है बेटा? सुनिश्चित करता है। MTS 2 मई 2023 को एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, ठीक है, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया बेटा? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव? यानी कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव? क्या है? विशेषाधिकार का अभाव। ठीक है बेटा, तो UPSI में है भाई ये क्वेश्चन आपका, UPSI 12 नवंबर 2021। क्या है? UPSI 12 नवंबर 2021 में आया हुआ है, बताइए।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेष अधिकारों का अभाव? क्या है? विशेष अधिकारों का अभाव। क्या है बेटा? विशेष अधिकारों का अभाव। किस शब्द का अर्थ है? समानता। क्या लिख रहा हूं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेष अधिकारों का अभाव? अच्छा ठीक है। देखो इसका मतलब समानता, यानी भारत में जितने भी आदमी हैं सबको बराबर समानता दी जाएगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना अवसर की समानता, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकारों का अभाव। समानता, समानता का अर्थ समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। तो समानता का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा समाज जिसमें सभी लोग जो है बराबर बराबर का अधिकार रखते हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा रखते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले में किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है। तो संप्रभुता मतलब क्या होता है? भारत जो है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का फैसला लेने के लिए खुद इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे राष्ट्र की इसमें आवश्यकता नहीं है, यानी भारत अपने बारे में खुद फैसला ले सकता है, ठीक है। चलिए 60वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 को क्वेश्चन आ रहा भाई, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने कहा है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसी ने वर्णित किया बेटा? ये आपको बताना है। तो यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो किसने कहा बेटा? बताइए फटाफट। काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको लिखवा भी रखा मैंने, ये बताइए। के एम मुंशी ने। किसने कहा? के एम मुंशी ने, ठीक है। तो संविधान की राजनीतिक जो कुंडली है वो किसने कहा बेटा? के एम मुंशी ने, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को रखा गया था। ये तो मैंने बताई रखा आपको सब चीज। संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। कब किया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, ठीक है। तो संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया था बेटा? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है, याद रखना। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के एम मुंशी ने वर्णित किया। किसने किया? के एम मुंशी ने। अच्छा क्वेश्चन होगा। तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव ने कहा था। किसने कहा था? ठाकुर भार्गव ने। आत्मा किसने कहा था? ठाकुर भार्गव ने, ठीक है। चलिए प्रसिद्ध केशवा आनंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 1920 को, 2020 को क्वेश्चन आ रहा। तो केशव आनंद भारतीवाद किससे संबंधित था बेटा? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ये काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, आता है आपका ये। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ठीक है, याद रखना। चलिए देखिए एक बार अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट देखिए, तो भाई केशवा आनंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। क्या दिया था? संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था, ठीक है।
साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ओडिसी का संविधान का भाग है। क्या कहा कि जो ओडिसी का है वो संविधान का भाग है, ठीक है। जबकि बेरुबारी वाद में जो है ओडिसी को संविधान का भाग नहीं माना गया था, इसमें माना गया था। तो संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें केशव आनंद की, तो केशव आनंद भारती जो था ये केरल का एक संत था जो एडनीर मठ का मठाधीश था, ठीक है, याद रखना। अभी हाल ही में 2023 में इसकी मृत्यु हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर संक्षेप में बात करें अगर हम संक्षेप में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को व्याख्यात किया था, प्रस्तावना की व्याख्या की थी किस केस में, केशव आनंद भारती केस में, ठीक है, याद रखना। और सबसे लंबी जजों की बेंच भी इसी केस में बैठी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। 62, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यानी भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। देखो यह बात मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले आपको, भारत जो है एक देश नहीं है, भारत जो है एक देश नहीं है, ये राज्यों का एक संघ है। तो ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो वो आर्टिकल है आपका कौन सा बताऊं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो आर्टिकल 1, कौन सा आर्टिकल है बेटा, वो 1 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। भारत जो कि इंडिया है और राज्यों का एक संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये बात आर्टिकल 1 में है। और ये क्वेश्चन 1 फरवरी 2023 को आया भाई, 1 फरवरी 2023 एसएससी जीडी में आ रहा, ठीक है, याद रखना। कहाँ रहा, एसएससी जीडी में, ठीक है, देख लो आपके सामने है हेडर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी अब जो है आपके आर्टिकल शुरू हो गए। कुल मिलाकर बात यह है 456 क्वेश्चन है टोटल, इसमें 456 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। यानी मैं आपको 456 क्वेश्चन कराऊंगा पॉलिटी के, ठीक है। और उन 456 में से अभी तक हम कौन से क्वेश्चन पाए, केवल और केवल 62 पे आए हैं। ये 400 के 456 जो है एसएससी के पीवाईक्यू है, जो 2020 से लेकर 23 तक पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान करता है। आर्टिकल 1 से लेकर के जो 4 आर्टिकल है वे संघ और उसके राज्यों क्षेत्रों का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, याद रखना। तो आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में भारत जो कि इंडिया है और राज्यों का एक संघ है, ठीक है। भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ओके। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में है बेटा, संसद को नए राज्यों के प्रवेश, यानी संसद जो है नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, कर नहीं सकती, करा सकती है। संसद नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या नए राज्यों की स्थापना करने के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, संसद को। यानी अनुच्छेद 1 में भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो कि इंडिया है, ठीक है, और वो राज्यों का एक संघ है। अब वर्तमान में जो है पूरा संविधान बदल दिया गया है, धाराएं बदल दी गई है, तो इसमें से जो इंडिया शब्द है, इसको हटा दिया गया है। अब भारत जो है भारतीय है, ठीक है, इंडिया शब्द को कट करके अब भारत जो है राज्यों का एक संघ हो गया, ठीक है, याद रखना, ओके। तो अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति या फिर नए राज्यों की स्थापना के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है, याद रखना, आर्टिकल 2 में। अनुच्छेद 10 में, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता है, तो अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिकता का जो अधिकार है वो बने रहने चाहिए। तो भाग 2 जो है संविधान का भाग 2, इसमें नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11, याद रखियो, ठीक है। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और आर्टिकल 5 से 11, ठीक है बेटा। चलिए तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नागरिकता के संबंध में जो कानून बना सकते हैं वो केवल कौन बना सकते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है ये लोकसभा और राज्यसभा प्लस भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनती है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका गठन आर्टिकल 79 में है, लोकसभा का बेटा 81 में है, राज्यसभा का बेटा 80 में है, प्रेसिडेंट का बेटा 52 में है। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तो सारे अनुच्छेद याद हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 खाली स्थान से संबंधित है। आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? अभी तो बताया है। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश, देखो नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना करने की जो विधि है उसे बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है, यह है आर्टिकल 2 में। 63 क्वेश्चन, तो वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 3 का प्रावधान है। किसका है बेटा? आर्टिकल 3 का प्रावधान है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं जो हमें पता है। आंसर क्या है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नए राज्यों के प्रवेश। अभी बताया था ना, नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है आर्टिकल 2 के द्वारा। ठीक है, याद रखना। तो आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में है भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का एक संघ है। क्या है बेटा? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश, जो संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश कराने की या स्थापना करने के लिए विधि बनाने की शक्ति जो है वो देती है। आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3 के तहत क्या होगा? नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों में उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में, सीमा में और नामों में। ठीक है, देखो क्षेत्र का मतलब क्या है? उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, लंबाई चौड़ाई उसकी बढ़ा सकते हैं। सीमा का मतलब क्या है? जो बाउंड्री है उसको कम बत्ती कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना एक बार। मैं दोबारा फिर बता रहा, जो 1, 2 एंड 3 आर्टिकल है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में भारत दैट इज इंडिया, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ है। भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ है, ये बात जो है केवल अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या पुराने राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों को बनाने की जो विधि है कि नए राज्यों का गठन किस विधि से किया जाएगा, ये शक्ति केवल संसद को दी गई है। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, आपको पता है। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 के द्वारा नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। ठीक है बेटा, याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र या उनकी सीमा या उनके नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो आर्टिकल 3। आंख मीच का लगा दो, CHSL 2023 में क्वेश्चन आ रहा बेटा। यहाँ से देखो आपका क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक एक ऐसा पका पका टॉपिक है कि SSC यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछती है।
जो आपके संवैधानिक सुधार है जिसमें आपके एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1783 का पिट्स एक्ट हो गया, 92 का, 1813, 33, 58, 1875, 72, 92, 1909 का, 1919 का, 1935 का, 1947 का, इनमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया, ठीक है, संविधान किसने बनाया था, कितने दिन लगे थे, है ना, अंतरिम सरकार, स्वतंत्रता के बाद की सरकार, और ये आपका जो है ना मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, और जो प्राइमरी आर्टिकल है आपके, या किस देश में से क्या लिया गया है, कौन सी समिति बनी थी, कौन सी नहीं बनी थी, ये सब चीज़ें आपके पेपर में आती है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देंगे, आरओ का पेपर देंगे, या यूपी पीसीएस का पेपर देंगे, तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपका 100%। ठीक है, देख लो देख लो, आगे ना तीनों आर्टिकल यहीं पर। तो अनुच्छेद 1 में क्या है बेटा, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, हो गया। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को दी गई है। अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन और उनके नाम में परिवर्तन की जो शक्ति है आर्टिकल 3 उल्लेखित करता है और संसद को दी गई है। ठीक है, चलिए 65वां क्वेश्चन है आपका, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम बताना। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, तो नागरिकता काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। नागरिकता कहीं आती है बेटा, भाग 2 में आती है, भाग 2 में, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपका 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, तो भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक आपकी नागरिकता आती है, और नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 2, 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। ठीक है भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को है, इसका उल्लेख करता है। आर्टिकल 10 नागरिकता बने रहने से संबंधित है। अनुच्छेद 10 में क्या है कि नागरिकता का बना रहना, ये आर्टिकल 10 में है। 11 नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाएगी उसकी शक्ति संसद को है, इस बात का उल्लेख करता है। और भारत में जो एकल नागरिकता है इसका प्रावधान काउंसिलर का बेटा ब्रिटेन से, याद रखना, क्योंकि अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर राष्ट्र के साथ में राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है। ठीक है बेटा, सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को आप जो है शेयर कर दिया करो। आपके जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करो। छोटा सा काम है, एक क्लिक करना बस आपको। ठीक है, आपका अपना चैनल है, थोड़ा सा प्रमोट कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए अपने यार दोस्तों से। वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, कमेंट करके वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश क्या करें। ठीक है बेटा, यदि कोई छात्र नया है तो वो मुझे जो है व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो कर सकता है, व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो कर सकता है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लास का लिंक, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पीडीएफ, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट जॉब के जो अपडेट होगा वो वहाँ पर आपको मिलता है। और इसमें प्राइवेसी इतनी अच्छी है कि मेरे अलावा उसमें कोई मैसेज नहीं कर सकता, जैसे टेलीग्राम होता है। ठीक है, तो एक सारे ग्रुप काट करके मैंने व्हाट्सअप चैनल बना दिया है, तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर जाके आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, FOLLOW फॉलो। ठीक है, तो अपने यार दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसको फॉलो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के अनुरूप, भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। अच्छा, अगर किसी को भारत का नागरिक बनना, अगर किसी को भारत का नागरिक बनना, ठीक है, तो भारत का नागरिक बनने के लिए इनमें एक कथन जो गलत है, बाकी 3 सही है, वो बताना आपको। तो गलत क्या है वो बताना। क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है बिल्कुल, 3 अक्टूबर
2023 देखो 3 अक्टूबर 2023 एसएससी सीपीओ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, बताइए। ठीक है, तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ये बात बिल्कुल सही है। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है, ये बात सही है। जन्म से नागरिकता होती है, ये बात भी सही है। वंश द्वारा नागरिकता मिलती है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा इनमें, तो फिर गलत होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। ठीक है, यानी पैसे लेकर के नागरिकता दी जावे, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ यही है क्वेश्चन नंबर, कौन सा भाई, ये आपका 66वां है, क्वेश्चन नंबर 66 है बेटा, याद रखना। ओके, 66वां। ओके, देखिए बेटा, तो संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं होती। ठीक है भाई, तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को ग्रहण करने के 5 प्रकार बताए गए हैं। यानी आप जो है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो भारत की नागरिकता को 5 प्रकार से ले सकता है। नंबर 1, जन्म के द्वारा नागरिकता, ये तो भारत वालों की मिला। ठीक है, जन्म के द्वारा, एक तो जन्म के द्वारा नागरिकता मिलती है। ठीक है, एक तो जन्म के द्वारा नागरिकता मिलती है। ठीक है, एक तो वंश के द्वारा नागरिकता मिलती है। दूसरा पंजीकरण द्वारा नागरिकता, और चौथा देशीयकरण द्वारा नागरिकता। पांचवा किसी भूभाग को भारत में मिलाकर तब उनको नागरिकता दी जाती है। तो जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है भारत में, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता को दिया जाता है, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता को दिया जाता है भाई। ठीक है, किसी भी भूभाग को भारत में मिलाकर के उनको नागरिकता दी जाती है। तो सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत में 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। ठीक है, लेकिन संपत्ति का अधिग्रहण करके या किसी से संपत्ति लेकर चोरी छिपे उनको नागरिकता नहीं दी जाती। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। भाग पूछ लिया आपसे, अभी बताया था मैंने आपको, भाग 2 है। क्या है बेटा, भाग 2। तो नागरिकता भाग 2 में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक है। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी, इसका प्रावधान करता है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किन किन परिस्थितियों में बनी रहेगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 10 करता है। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता से संबंधित, आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। भारत में ब्रिटेन से एकल नागरिकता को लिया गया है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है, तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारत ने कहाँ से लिया बेटा, इंग्लैंड से लिया, ग्रेट ब्रिटेन से, या ब्रिटेन कह लो, ग्रेट ब्रिटेन कह लो, या यूनाइटेड किंगडम कह लो, की बात है। ठीक है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है, संसद के पास है, आर्टिकल 11 के द्वारा, जो अनुच्छेद 11 में है, ये मैंने आपको बताई दी। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनता है, भारत में लक्ष्मीमल सिंघवी यानी LM सिंघवी समिति, बहुत अच्छा है, मुझे भी पहले बार इसका नाम जो है डिटेल में पढ़ने को मिला। वैसे मैंने LM सिंघवी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है देखो, लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब L, मल मतलब M, तो LM सिंघवी समिति आपने पढ़ी होगी शॉर्टकट में। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, पॉलिटी में एक दो ऐसे मतलब जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका हमें शॉर्टकट नाम ही देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम किताबें हैं जिनमें उनका विस्तारित नाम मिलता है। ठीक है, तो भारत में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति एक समिति बनी थी। ठीक है, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो इसने दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र।
भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद एक में क्या है? अनुच्छेद एक में है भारत दैट इज इंडिया राज्यों का एक संघ है। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ एंड उसके राज्य क्षेत्र है। भाग दो में क्या है? नागरिकता है। भाग तीन में मूल अधिकार दिए गए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए बेटा? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 में आते हैं, 36 से 51 में आते हैं। और भाग चार क्या में क्या है बेटा? मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51 क्या में आते हैं और जो कि आपके कहाँ से लिए गए हैं बेटा? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से। ठीक है। आई रिपीट अगेन, देखो भाग एक में संघ उसका राज्य क्षेत्र है, भाग तीन में मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। भाग एक में संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, भाग तीन में मूल अधिकार है, भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। और भाग चार क्या में क्या है? चार क्या में है आपका? मौलिक कर्तव्य, जो कि कहाँ से ले गए है? यूएसएसआर से ले गए है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए हैं? आयरलैंड से ले रखे। मूल अधिकार अमेरिका से ले रखे, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 68वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 है। 5 से 11 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5 से 11। ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। भारत में एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से ले रखी। ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है। नागरिकता कौन सा आर्टिकल में है? 5 से 11 में है। कौन से भाग में? भाग 2 में। कहाँ से ले रखी है कल नागरिकता? ब्रिटेन के संविधान से। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है। भाग 6 ओ सॉरी अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से भारत को आने वाले, जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको आने वाले को नागरिकता के अधिकार। अगर कोई आदमी पाकिस्तान का है, वो भारत में आकर रह रहा है, तो उनके नागरिकता से संबंधित क्या क्या अधिकार होंगे, इसका उल्लेख आर्टिकल 6 में है। साथ में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, जो भारत से पाकिस्तान जागा, जो भारत से पाकिस्तान जागा, उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या क्या है ये देखिए, ये है इसमें। तो 6 में पाकिस्तान से भारत आकर रहने वालों के नागरिकता का अधिकार है, और 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों के नागरिकता का अधिकार है, जैसे सानिया मिर्जा है। ठीक है। तो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले, भारतीय मूल के, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति है, उनके नागरिकता के अधिकार है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, ये आर्टिकल 9 में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 10 में क्या है बेटा, आपको पता ही है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का बना रहना। ठीक है, ये आर्टिकल 10 में है। 11 नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट यानी संसद के पास है। ठीक है। 68 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, ये तो मैंने आपको बताई दी है। नागरिकों के अधिकार का बना रहना है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, लागू किया जाना मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार से संबंधित है? देखो, पाकिस्तान से भारत आने वाले, न कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले का क्या था? आर्टिकल 6 था, 7 था? आर्टिकल 6। वेरी गुड। और आर्टिकल 7 में क्या है? जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनके नागरिकता के अधिकार है। ठीक है। तो 6 में जो पाकिस्तान से भारत आवेंगे उनके नागरिकता का अधिकार है, जो पाकिस्तान से भारत में आएंगे उनके नागरिकता के अधिकार है,
और साथ में जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनके नागरिकता का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 9 में क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की दूसरे राज्य की नागरिकता को अपनी इच्छा से स्वीकार करता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है। 5 में क्या है, प्रारंभ में किसी भी भारतीय व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें दे रखी। चलो आगे बढ़ते हैं अगली ओर। अनुच्छेद 4, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व 3, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाले कानून नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 5, ये तो हो गया स्टार्ट, यहाँ से सब बता रखा है फल्ली। चलिए 70वां क्वेश्चन देखो, अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। अमेरिका का मामला जो है उसमें दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। तो दोहरी नागरिकता का मतलब है एक तो देश की नागरिकता और एक जिस स्टेट में कोई आदमी रहता है उस राज्य की नागरिकता का लेना, ये दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है। चलिए देखिए, देश की नागरिकता के साथ साथ वहाँ के उस राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है, इसे हम दोहरी नागरिकता बोलते हैं, दोहरी नागरिकता बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो अमेरिका की दोहरी नागरिकता से आशय यह है कि किसी व्यक्ति के पास अमेरिका देश की नागरिकता के साथ साथ वहाँ के उस राज्य की नागरिकता भी होती है जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है या जहाँ पैदा हुआ हो, ठीक है। और एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, एकल नागरिकता का मतलब होता है जैसे कि कोई आदमी है और वो भारत के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में, यानी भारत की जो सीमा है, जो चारों तरफ की सीमा है भारत की, ठीक है, बाउंड्री है, तो अगर कोई राज्य किसी भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट में पैदा हो रहा, दोबारा समझो भाई, ठीक है। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी भी भारतीय स्टेट में पैदा हो रहा है तो वह बिना किसी परमिट के, बिना किसी रोक टोक के जो है भारत के सभी राज्यों में भ्रमण विचरण कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक ही एकल नागरिकता, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, किसी को क्या किया जा सकता है भाई, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार को, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 है, ठीक है। 5 से 11 क्या है, आपकी नागरिकता है, याद रखना, ओके। और फिर 36 से 51 तक क्या हो जाते हैं, आपके नीति निदेशक तत्व हो जाते हैं। और 51 क्या में क्या हो जाता है, आपका मौलिक कर्तव्य हो जाता है, ठीक है बेटा। ये सब चीज़ें उन्होंने दे रखी है। मौलिक अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह जाया जा सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उसे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट वो कैसे जा सकता है, तो आर्टिकल 32 के द्वारा जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट, तो आर्टिकल 226 के द्वारा जा सकता है। यानी आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इट मीन्स कि यदि किसी भारतीय नागरिक की, यदि किसी भारतीय नागरिक की, यदि किसी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आर्टिकल 32 के द्वारा वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आर्टिकल 32 जो है मूल अधिकारों का प्रहरी है, ठीक है। और अगर उसे हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके वो हाई कोर्ट जा सकता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसको मौलिक अधिकारों का गारंटर या मौलिक अधिकारों का प्रहरी या रक्षा करने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 72वां।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? कौन सा भाग है जो मूल अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ठीक है बेटा, मूल अधिकारों से संबंधित है, बताइए मूल अधिकारों से संबंधित भाग कौन सा है? भाग मूल अधिकार भाग 3 होगा, तो भाग 3 हो गया भाई। ठीक है, चलिए भाग 3 अच्छा क्वेश्चन होगा। देखिए भारतीय संविधान का भाग 3, ओके, तो अगला क्वेश्चन तो हम आगे देखते हैं क्या दे रखा भाई। तो भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। तो भाग 3 जो है अमेरिकी संविधान की बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहुत सारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 3 में क्या है भाई? तो भाग 3 में है आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 है, और ये SSC CHSL 14 जुलाई 2023 को आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, 73 बताइए। कौन सा संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? यानी ऐसा मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार तो लेकिन उसका मतलब जो है उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, तो वह है आपका मतदान का अधिकार। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है, समानता का अधिकार का उल्लेख है, लेकिन मतदान का जो अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। कौन सा है? वैधानिक अधिकार। ठीक है, चलिए देखिए समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 में है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। किस में है? 25 से 28 में है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद बेटा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार आपके 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है, 74वां क्वेश्चन आपका 74, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था बेटा? तो 1978 में। 1978 में इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कहाँ पर आ रहा है बेटा? SSC CPO 3 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 1978 में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया था। संपत्ति का जो अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया था। आर्टिकल कौन सा बेटा वो? तो आर्टिकल है 300 क्लोज A। ठीक है, याद रखियो। चलिए, तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक विधिक अधिकार है। कैसा है? एक विधिक अधिकार है, याद रखिए, एक विधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 होगी। चलिए, तो 75 का क्वेश्चन देखते हैं हम। और भी है क्या? अच्छा, प्रथम संविधान संशोधन को 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। तो जो पहला संविधान संशोधन है उसे 1951 में किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है अभी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है भाई, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही रखा, जो संपत्ति का अधिकार है ये 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया था। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था और आर्टिकल 300 क्लॉज ए में यानी कै में है। और अब ये कौन सा अधिकार है बेटा? एक विधिक अधिकार है। कौन सा है? विधिक अधिकार। ठीक है, याद रखना, एक विधिक अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कैसा अधिकार बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। दोबारा समझो, 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और एक विधिक अधिकार बना दिया गया था जो आर्टिकल 300 क्लॉज ए में है। इस संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है बेटा। ठीक है, याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे बेटा वो 76 करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो क्लास नंबर नेक्स्ट आपकी क्लास नंबर 4 में हम जो है क्लास नंबर 4 में जो है हम क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के करेंगे सारे के सारे। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो डेली आप 8:30 बजे चैनल पर विजिट करें। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को बताइएगा, जो भी यूपी पुलिस की, यूपी पीसीएस की, यूपीएससी की, सीटेट की, है ना, और किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो A to Z जिसमें जीके जीएस आती है, तो सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। बस आप इतना काम कर देना कि इस क्लास को जो है, क्लास को अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना, कमेंट करके क्लास का फीडबैक देना, और जितने बार क्लास दिखेंगे सारे के सारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।